हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासरूम। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना जो हमारा मैथ्स का टॉपिक है दैट इज प्रोबेबिलिटी, उसको कंटिन्यू रख रहे हैं हम। एंड उसके अंदर जो हमारी बात चल रही है, बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी की। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखा कि हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चन किए थे और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पे भी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फिलहाल टॉपिक तो चल रहा है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी का, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए अपने आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और ये है फाइंड अ डाई इज टॉस थ्राइस। किसी डाई को 3 बार टॉस किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि सर डाई को 3 बार टॉस किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वन। तो यार थ्राइस बार ये वर्ड आपने पढ़ा, थ्राइस ये वर्ड पढ़ा आपने, थ्राइस की डाई को हमने 3 बार टॉस किया। थ्राइस तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लग रही है, क्योंकि यहाँ पे गिवन दैट अभी तक नहीं दिया। तो जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि ऑड नंबर एटलीस्ट एक बार तो ऑड नंबर है, ऐसी क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनने वाली है। ठीक है, तो बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन, इजी भी नहीं बोलूंगा बट अच्छा एक क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैंने बोला था जितना छोटा क्वेश्चन होता है उतना ज्यादा टफ होता है करने के लिए, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना इजी रहता है करने के लिए, है ना। तो ये जितना छोटा क्वेश्चन है थोड़ा हिला देगा क्वेश्चन, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। चलो फटाफट कर डालो इस क्वेश्चन को, जरा कुछ सैंपल स्पेस बनाओ, सैंपल स्पेस बनाओ। चलो देखो, चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखो यार, हमारे पास सैंपल स्पेस है, डाइस कॉस्ट टॉस थ्राइस, यानी कि सैंपल स्पेस क्या हो गया 6 की पावर 3, यानी कि 216। टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास, टोटल आउटकम्स कितने हो गए 216। दिस इज द टोटल आउटकम्स, राइट। नाउ अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं। अच्छा, 3 डाइस रोल किए ना, 3 डाइस रोल किए, चलो 3 डाइस रोल करते हैं। 3 डाइस रोल किए, 1 2 3। अब यार इसका सैंपल स्पेस तो मैं बना नहीं सकता 216 बार, दिमाग खराब है क्या, पेपर खत्म हो जाएगा जब तक तुम 216 आउटकम्स बनाओगे ना, आधा टाइम चले जाएगा पेपर का। तो हम यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अब ये डाइस जो हमारे पास है, क्या पॉसिबिलिटीज इन डाइस के पास, क्या क्या आने की पॉसिबिलिटीज है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 आ सकता है, 6। इसका भी 1 2 3 4 5 और 6। इसका भी 1 2 3 4 5 और 6। ये इनकी पॉसिबिलिटीज है 1 2 3 4 5 6 लाने की। ठीक है, तो ये 3 डाइस हम रोल कर रहे हैं सर। हमने यहाँ पे 3 डाइस रोल की, 1 2। तो पहले इवेंट लेट कर लेते हैं। ई क्या है, ई जो हमें निकालना है, ई क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वन। ठीक है, ई क्या है हमें निकालना है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। यार एटलीस्ट वंस मतलब आपको बताया था एटलीस्ट कम से कम एक बार तो आ जाए, 2 बार आए तो भी चलेगा, 3 बार आए तो भी चलेगा, बट कम से कम एक बार तो आना चाहिए, एटलीस्ट एक बार तो आना चाहिए। तो एटलीस्ट एक बार भी गिना जाएगा, 2 वाला भी गिना जाएगा, 3 वाला भी गिना जाएगा। एटमोस्ट 1 होता तो एटमोस्ट 1 में आप एक गिन, है ना। जैसे हम बोलते भाई एटलीस्ट, एटलीस्ट 2 नहीं यार, एटलीस्ट कम से कम तू तो मेरी पार्टी में आ जाना। एटलीस्ट आपके मम्मी पापा नहीं आए बट एटलीस्ट यार तुम तो कम से कम आ जाना। मम्मी पापा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट तुम तो आ जाना। या फिर हम बोलेंगे भैया एटलीस्ट अगर 5 बच्चे क्लास में होंगे तो ही मैं नया टॉपिक शुरू करने वाला हूं। तो एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट 1 बोला है तो 2 और 3 के तक भी हो जाएगा। हाँ, एटमोस्ट का रिवर्स हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा एक आना चाहिए घर से। इतना ज्यादा खाना नहीं, इतना ज्यादा पंगत नहीं बिठा रखी मैंने कि तुम सबको ले आओगे, ज्यादा से ज्यादा घर से एक आदमी आएगा मेरी पार्टी में, तो एटमोस्ट 1 हो गया वो। ठीक है, तो ये एटलीस्ट एटमोस्ट का फंडा रहता है। अब आ जाते हैं इसमें। तो सर अब ये है, तो सर यहाँ आपका क्या आ सकता है, यहाँ मेरा ऑड नंबर भी आ, यहां मेरा ऑड, यहां भी ऑड आ सकता है। मान लो यहाँ कंडीशन तो कुछ भी बन सकती है।
ठीक है, और यहाँ आ गया मेरा इवन, यहाँ ऑड इवन, ये भी वो कंडीशन को फॉलो कर रहा है सर, ये भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, और ऑड ऑड ऑड, ये भी तीनों, ये भी उस कंडीशन को, ई वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इवन इवन इवन, ठीक है, इवन इवन इवन, हाँ इवन आ सकते हैं। इवन इवन इवन, अरे सर अभी तो आपने इवन 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 निकाला, फिर से इवन 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 कैसे आ जाएगा? क्यों क्यों नहीं आ सकता भाई? इस डाइस में कितने इवन है? इन डाइस में कितने इवन है? 3 इवन है इसमें, 3 ऑड है ना। 2 4 6 क्या हो गए? 3 तो इवन हो गए, 3 ऑड हो गए, इनमें सब में 3 इवन हो गए, 3 ऑड हो गए। 3 क्योंकि 2 4 6 इवन हो गया, और 2 3 5 क्या हो गया? ऑड हो गया। तो 3 तो इवन है, 3 इवन रहेंगे, 3 आपके यहाँ पे क्या रहेंगे आप देखोगे? 3 5 और 1 आपका ऑड हो गया, और इवन की बात करूं तो 2 4 6 मेरे इवन हो गए। तो सब डाइस की कहानी है, तो इवन जरूरी थोड़ा ना। इस बार 2 4 6 आया, इस बार 6 4 2 आ गया, क्या होता है रिपीट भी कर देना, रिपीटिशन वाला है, 6 4 2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, कंडीशन तो है। बट ऐसी तो सिर्फ 216 कंडीशन मिलेगी, तो कब तक गिनते रहेंगे? ऐसे में तो गया टाइम भैया, यही काम थोड़ना अपने पास, पेपर देके घर भी जाना है, रेस्ट मारना है, चिल मारना है, क्यों? यही काम थोड़ा रह गया। तो क्या करेंगे सर? कुछ तो तरीका होगा निकलने का बाहर, है ना, कुछ तो तरीका होगा निकलने का बाहर। क्या होगा? लगाओ दिमाग यार। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, ठीक है, एक बार प्रोबेबिलिटी नंबर, तो ई डैश क्या होगा? ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ई नॉट क्या होगा? ये प्रोबेबिलिटी, अच्छा ये इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ना, अभी इवेंट मान लो उसको, प्रोबेबिलिटी अगर इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड, अगर प्रोबेबिलिटी लगाऊंगा इसके आगे पी, तो इसको आगे में प्रोबेबिलिटी ऑफ वो नंबर हम लिख सकते हैं। अच्छा ई नॉट क्या होगा फिर? इसका उल्टा क्या होगा? इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, नॉट एन ऑड नंबर, एक भी ऑड नंबर नहीं आना चाहिए। सर एक भी ऑड नंबर नहीं आना चाहिए तो क्या आएगा? इसको बोल सकता हूं गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर ही तो बोल सकता हूं, इसको ये भी तो बोल सकते हैं हम गेटिंग एन इवन नंबर, इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, कुछ भी बोल सकते हैं दो में से। हाँ सर इवन नंबर ये बोल सकते हैं, इससे इजी हो जाएगा निकालना। कैसे? इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट एन ऑड नंबर और गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा तो इसका तो मेरे को यहाँ पे पता है, ई नॉट का कैसे हो जाएगा? कितने होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई नॉट? कितने डाइस है टोटल हमारे पास? 3 डाइस है सर। कोई मुझे बता सकता है कि ई नॉट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? क्या कोई बता सकता है ई नॉट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? जरा बताओ क्या होगा, क्या होगा? देखो, नंबर ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, कितनी पॉसिबिलिटीज है हमारे पास कि हमारे पास एक इवन नंबर आ जाए? गेटिंग एन इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, क्या पॉसिबिलिटीज है? तो सर हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या है? गेटिंग एन इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटीज क्या है? कितने डाइस है हमारे पास? 3 डाइस है, 3 डाइस है, तो 3 डाइस की प्रोबेबिलिटी क्या हो सर? 3 इसमें आ सकते हैं इवन, चलो इसको छोड़ो, 3 इवन इसमें है, 3 इवन इसमें है, 3 इवन, हर डाइस में 3 3 इवन है, तो टोटल कितने हो गए? 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हो गया? 27। टोटल नंबर ऑफ गेटिंग एन इवन आउटकम्स आप बोलेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स टोटल जो मेरे पास यहाँ पे है, फेवरेबल आउटकम्स जो मेरे पास वो कितने? 27 है, राइट? देख लिया आपने, 27 है। अब तो मेरे पास कोई दिक्कत नहीं, अब तो बहुत इजी हम निकाल सकते हैं। क्या आपको एक फॉर्मूला पता होगा भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1, है ना। और यहीं से एक फॉर्मूला हमने बनाया था, क्या कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ये फॉर्मूला याद है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
ये दोनों फॉर्मूले ये मेन फॉर्मूला इसी से बन के आता है हमारा ये वाला फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। मानते हो इस बात को? जी सर। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखें, कि क्या हो सकता है। और अब क्या कर सकते हैं सर, आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट निकाल दें, क्या दिक्कत है। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है मेरे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई चाहिए मेरे को, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, नंबर ऑफ फॉर्मूला वही 8 9 10 9 10 से जो सीखते आ रहे हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना भाई, वो तो है भाई, फॉर्मूला वो मेन फॉर्मूला है, वहां से जड़ उत्पन्न हुई है प्रोबेबिलिटी की, है ना। हर एक के घर में भाई दादा होते हैं, परदादा होते हैं, तो वो यही है, दादा परदादा, प्रोबेबिलिटी का दादा परदादा यही है। आगे कितने भी आप इसको एक्सपेंड कर दो प्रोबेबिलिटी को, बट इससे बाहर नहीं जा सकते नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्यों? तो 1 माइनस 27 अपॉन 216, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 216 एलसीएम आ जाएगा, 216 इंटू 216 माइनस 27, तो 216 में से 27 माइनस करोगे, देखो 16 में से 7 गए 9, ठीक है, और 10 में से 2 हो गया 8, और ये हो गया 189, यही तो हुआ। तो यार 189 और यह आ गया 216, ठीक है। अच्छा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं जरा, 8 और 1 9, और 9 यस 9 से जाएगा, इसको देखते हैं, 6 2 8 और 1 9, ये भी जाएगा, तो क्यों ना इसको कर देते हैं, 9 2 18, 9 1 9, और ये भी आएगा 9 2 18, 9 4 36। अभी भी ये कट रहा है किससे, 3 7 21 और 3 8 24, तो 7/8 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। कोशिश करना, चीजें अगर कट रही है, कैंसिल हुई, तो उसे कट करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना, ठीक है। कोई भरोसा नहीं, आधा नंबर आपका इसी कारण भी काट सकते हैं, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, ठीक है, मूड पे डिपेंड करता है भाई। मूड अच्छा रखना, कॉपी अच्छी रखोगे तो मूड अच्छा रहेगा, एग्जामिनर का कॉपी जो चेक करेंगे। मूड खराब रखोगे, गंदा कबाड़ जैसा काम करके लाओगे, तो फिर कबाड़ जैसे नंबर मिलेंगे। सामने वाला जो चेक करता है उसका मन भी कबाड़ जैसा हो जाता है कि क्या तो लिखा है, समझना पड़ता है, कीड़े मकोड़े लिखे हैं क्या। किसी का 9 ऐसा होता है, ये 9 हो गया, अबे 9 है कि ए है पता ही नहीं लगता, ऐसे बनाते। कहाँ की जगह बचाते हो? अरे भाई, सीबीएसई दे तो रही है कॉपी, भर भर के लिखो, क्या दिक्कत है, बड़ा बड़ा लिखो, ठीक है। चले, क्लियर। ये क्वेश्चन अगर किसी को समझ में ना आए तो पूछ सकता है कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, इसको बता दीजिए। तो ये आ गया जी आपका आंसर, ठीक है। अब मरेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, अलग क्वेश्चन था आपका, इसको कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Two balls are drawn at random with replacement, without नहीं है, with है, from a box containing 10 black and 8 red balls। हमने दो बॉल्स ड्रॉन की रैंडम विद रिप्लेसमेंट, यानी कि उठाई और वापस वहां पे रख दी, एक बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर कितना, एक बॉक्स है जिसके अंदर आपके 10 तो ब्लैक बॉल है और 8 आपकी रेड बॉल है, 8 हमारी रेड बॉल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। तो दोनों बॉल्स, प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों बॉल्स के रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। अच्छा एक बार बताओ मेरे को, ये है आपका, ये आपने, आपको याद आया प्रोबेबिलिटी वाला, याद आया, विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट आएगा तो आपको ये यूज करना था, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट आएगा तो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है वो। विद रिप्लेसमेंट को यहाँ लिख भी देता हूँ, क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। ऊपर बताया था ना, विद रिप्लेसमेंट इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। ये इफ एंड इंडिपेंडेंट इवेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये आपको पूरा समझाता है कि ई एंड एफ के साथ होने की प्रोबेबिलिटी को। इंडिपेंडेंट कब होते हैं, जब ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते। ये पूरे आप लेक्चर देख लेना, प्रीवियस लेक्चर उसमें अच्छे से समझा रखा है, तो अभी आपको बस थोड़ा मगअप करने के लिए मैं यहाँ पे लाया। तो विदाउट रिप्लेसमेंट है जी सर, विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट है। तो विद रिप्लेसमेंट है मतलब इंडिपेंडेंट है। तो एक चीज तो मुझे यहां समझ आई कि सर विद रिप्लेसमेंट है तो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। क्या हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया, जिसके लिए क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ क्या होता है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं लगी है, इंडिपेंडेंटली प्रोबेबिलिटी निकाल रहे जैसे हम निकालते आ रहे हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के साथ। ठीक है, यही चीज इसमें लग रही है। ओके, ये फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर ये हमारा क्या है, विद रिप्लेसमेंट है और विद रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है। चले, बोथ बॉल्स आर रेड, इवेंट हमें दे रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट क्या है, बोथ बॉल्स आर रेड, बोथ बॉल्स आर रेड। चलो ये तो आप भी कर लोगे यार, ये तो आप भी कर लोगे इस क्वेश्चन को, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो है नहीं। फटाफट करके देखो जरा आंसर, फटाफट करके देखो। चलो, तो हमें देख लिया, हमें बोला बोथ बॉल्स आर रेड निकालने, आ गया होगा अब तक तो आंसर। तो देखो इसमें ई, अच्छा ऊपर ही मान लिया मैंने इवेंट, ई इवेंट मानते हैं कि फर्स्ट बॉल इज रेड, और एफ भी मैं मानता हूं कि एफ मानता हूं सेकंड बॉल इज रेड। क्यों? क्योंकि सर मेरे को तो क्या चाहिए, मेरे को तो यहाँ पे सेकंड बॉल इज रेड, यानी कि मेरे को क्या चाहिए, इन्होंने बोला हुआ है कि दोनों बॉल्स रेड है, तो फर्स्ट बॉल भी रेड मान ली और एफ एक इवेंट माना जो सेकंड बॉल हमने माना। ठीक है, और यहाँ हो रहा है विद रिप्लेसमेंट, यानी कि वापस रख दे रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ की बात मैं करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो सर प्रोबेबिलिटी, वो फर्स्ट बॉल इज रेड, रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल, 10 और 8 18, कितने मेरे पास 10 और 8 18 है, तो ये हो जाएगा 8/18 सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भाई विद रिप्लेसमेंट है, रिप्लेस मतलब क्या होता है बच्चों कि सर रखा रिप्लेस, वहीं पे रिप्लेस कर दिया, यानी कि अगर पहले हमने बॉल जो निकाली वो हमने वापस वहीं पे रख दी, तो दूसरे पे इसका कोई असर नहीं पड़ा, दूसरे के लिए भी वही पहली वाली सिचुएशन आ गई। देखो समझो इसका मतलब क्या होता है, ये बैट था ना, ये बैट था, ये मेरे पास 10 ब्लैक बॉल थी, 8 रेड बॉल थी, पहले वाला बंदा आया, पहले वाले बंदे ने मान लो रेड निकाल दी एक, है ना, रेड बॉल उसने निकाल दी, तो अब उसके रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती, उसकी तो 8/18 थी, चलो कोई बात नहीं, कोई सी भी बॉल निकल जाए 8/18 उसकी प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे जो अगर केस क्या हो गया, अब यहाँ पे 10 तो ब्लैक रह गई और 7 रेड रह गई, तो टोटल 18 की जगह कितनी रह गई, 17 रह गई। ये कब का केस है, जब उसने निकाल दिया, बट वो बोल रहे हैं कि उसने निकाल के ना वो बॉल वापस रख दी। सर इतना लंबा तो कहीं नहीं बोला, बॉल निकाल के वापस रख दी, अरे ये है ना विद रिप्लेसमेंट, इसका मतलब यही तो होता है कि रिप्लेस करके वहीं पे रख दी, विद रिप्लेसमेंट कि रिप्लेस करके बॉल वहीं पे रख दी जहां पे थी, तो यानी कि जो जो इसने रेड बॉल निकाली थी से इससे वापस वहीं पे रख दी, तो यार जो दूसरा बंदा आएगा उसके लिए भी तो सेम कहानी बनी ना, उसके लिए कोई असर पड़ा नहीं पड़ा, विदाउट रिप्लेसमेंट वाली में असर पड़ता है, इसलिए वहां पे कंडीशन लग जाती है, इसलिए वहां पे कंडीशन प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला भी लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यहाँ पे हो जाएगी आपकी कितना, ये भी 8/18 हो जाएगा, क्योंकि कोई फर्क है नहीं पड़ा नहीं, तो ये हो जाएगा 8, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओगे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाएंगे जरा देखें, इसको काट दो, और 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ये भी 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो है 4 4 जा 16, और 16/81 हमारा आंसर आ गया, 16/81 आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इजी था, देख लो एक बार। चलिए मूव करते हैं सेकंड वन पे, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। क्या बोला है उसने कि सर फर्स्ट बॉल आपकी ब्लैक होनी चाहिए और सेकंड बॉल आपकी रेड होनी चाहिए, यहाँ पे बोला, तो फर्स्ट बॉल इज ब्लैक मतलब ई इवेंट मान लेता हूं, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड एफ एक इवेंट मान लेते हैं कि सेकंड बॉल जो हम ड्रॉन कर रहे हैं, सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड। ठीक है, तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं इसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो फर्स्ट बॉल ड्रॉन ए रेड ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, ब्लैक बॉल 10 थी अपॉन 18, और रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर, 8 बॉल रेड थी, कितने में से 18 में से, तो कोई ज्यादा फर्क इसमें पड़ेगा नहीं, तो आप यहाँ का जो कट हो रहा है कट कर देंगे, ये हो रहा है 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 4 जा 18, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो जब इसको फाइनल आंसर हम लिख देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ जो आपका आ जाएगा 5 4 जा 20, 9 9 जा 81,
तो 20/81 हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर। क्लियर है, देख ले। चलिए, कॉपी कर लिया वाला पार्ट भी आप लोगों ने। नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, ये बोला गया है। थर्ड पार्ट था वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वन ऑफ देम एक ब्लैक हो और दूसरी रेड हो। तो सर यानी कि कहने का मतलब इसका क्या है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने पहली बॉल निकाली ब्लैक आए और दूसरी बॉल निकाली हो रेड आए। सर ऐसा क्यों, पहली बॉल आए ब्लैक और दूसरी बॉल आए रेड, ऐसा क्यों? पहली बॉल रेड भी तो आ सकती है और दूसरी ब्लैक भी तो आ सकती है। भाई उसने ये बोला है ना, ये थोड़ा बोला है कि पहली ब्लैक होनी चाहिए और दूसरी रेड होनी चाहिए। ऐसे कोई पोजीशन वाइज थोड़ा दिए कि भाई मुझे पहली ही ब्लैक चाहिए और दूसरी रेड चाहिए। उसने बोला वन ऑफ देम, उनमें से एक ब्लैक होनी चाहिए और उनमें से एक रेड होनी चाहिए। ये नहीं बोला उसने कि पहली ब्लैक होनी चाहिए, है ना। मैंने बोला दो बॉल निकालो, दोनों में से एक ब्लैक एक रेड होनी चाहिए। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी। सर अब एक बच्चे ने सर एक ब्लैक एक रेड क्यों, एक रेड और एक ब्लैक क्यों नहीं बोला आपने? मैं बोलूंगा बिल्कुल एक रेड और एक ब्लैक भी बोल सकते हो आप। क्यों? क्योंकि उसने पोजीशन क्वेश्चन में कहीं नहीं बोले, आप देखोगे वन ऑफ देम बोला है कि इनमें से एक ब्लैक होनी चाहिए एक रेड होनी चाहिए। ये नहीं बोला कि पहली ब्लैक होनी चाहिए और दूसरी रेड होनी चाहिए, ऐसा कहीं नहीं बोला, ऐसा कहीं नहीं बोला। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट ई इवेंट आप मान लेना, तो ये लिखिए प्रोबेबिलिटी गेटिंग फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड other is red या second is red plus probability of getting first ball is red and second one is black। हमें तो दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। उसने हमसे पूछा कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली वन ऑफ देम एक ब्लैक आए और एक रेड आए, हम दो बॉल जब निकालें तो उनमें से एक ब्लैक आए एक रेड आए, क्या प्रोबेबिलिटी है भाई? एक ब्लैक आए और एक रेड आए, या फिर एक रेड आए पहले और फिर दूसरी ब्लैक आए। तो हमें तो दोनों को कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग फर्स्ट बॉल ब्लैक हो जाएगा, फर्स्ट बॉल ब्लैक की आने की प्रोबेबिलिटी, सर फर्स्ट बॉल ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 10 बॉल थी 10 आउट ऑफ 18 और सर यहाँ 8 रेड थी आउट ऑफ 18 प्लस फर्स्ट गेटिंग बॉल इज रेड तो हो जाएगी 8/18 और सर ये हो जाएगा 10/18। कोई दिक्कत नहीं है, बात तो वही है एक तरह से, है ना। सॉल्व कर देते हैं इसको फटाफट। तो सर ये हो जाएगा आपका 2 9 18, 2 5 10, 2 4 8, 2 9 18, 2 4 8, 2 9 18, 2 5 10, 2 9 8। बात एक ही आएगी घूम फिर के। तो 5 4 20/81 प्लस 20/81। तो इसका फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं 40/81। क्या आ जाएगा? 40/81 आ जाएगा, राइट। कोई दिक्कत किसी को? देख लो एक बार। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं ना इसमें अगर आप प्लस ना लिखना चाहो, एक चीज और बता दूं, यहां पे वो यूनियन काम आएगा आप, ये आपका यूनियन काम आएगा, मैंने बताया था ना। अब देखना इंट्रोडक्शन क्लास में यूनियन मतलब होता है आपका और, या तो ये आ जाए और ये आ जाए, इसमें होता है प्लस। और इंटरसेक्शन मतलब होता है आपका एंड, ये दूसरे वाला एंड, यानी कि इसमें हो करते हैं मल्टीप्लाई। ये आपको पहले ही होता है। ठीक है, आप लिखना चाहे तो यूनियन करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे प्लस लिख दो कोई दिक्कत नहीं, प्लस भी लिख दो जैसे मैंने लिखा था वो भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, और लिख दो और लिख दो कोई दिक्कत नहीं। तो ये कंडीशन यहाँ पे छोटी मोटी आया था तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अदरवाइज इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, और उसके साथ हम करेंगे स्टार्ट बेस थ्योरम। तो ज्यादा से ज्यादा एक लेक्चर और रहता है हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी का, उसके बाद हम बात करेंगे अपने बेस थ्योरम पे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस